तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग के प्लेटफॉर्म पे मैं आपका करता हूँ। आशा है आपका अभी सेकंड सेमेस्टर का प्रिपरेशन हो चुका होगा। और अभी हम लोग अभी एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले, तो उसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सब्जेक्ट कोड जो है 28214 कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, इसके एमसीक्यू के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसमें की पॉइंट जो ध्यान में रखने हैं हमको कि सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस कॉज बाय एक्सीडेंट इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बहुत बार कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट बहुत पिकअप पे होते हैं, टारगेट डेट का भी होता है, उसके बाद टाइमलाइन के शेड्यूल भी होते हैं। तो उसके सोशियो इकोनॉमिक मतलब सोशल भी डैमेज होता है और इकोनॉमिकली भी डैमेज होता है, तो उसके जो चैलेंजेस है वो देखना होता है। फॉल्स आर लीडिंग कॉजेस ऑफ इंजुरी एंड डेथ इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। बहुत बार वर्किंग एट हाइट और इलेक्ट्रिकल शॉक, ये दो चीजें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हेवीली डैमेज करती है। अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स, 1,50,000 इंजुरीज फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट ऑकर एवरी ईयर। ये डराने वाली चीज होती है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी में। बट इसकी वजह से जो हमारा टारगेट या फिर प्रोडक्टिव वर्क का लॉस होता है, उसका कैलकुलेशन अभी तक कोई कर नहीं पाया है। तो ये एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल हमको ध्यान रखना है कि ये प्रोडक्टिव वर्क में कैसे कंट्रीब्यूट करे। जनरली फोर लीडिंग कॉजेस ऑफ डेथ इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। पहले तो हाइट से, ऊंचाई से गिरने का होता है, इलेक्ट्रिकल शॉक का भी होता है, स्टक बाय ऑब्जेक्ट मतलब गाड़ी की ठोकर की वजह से, और कॉट बिटवीन ऑब्जेक्ट जैसे स्लैब का गिरना है या फिर गाड़ी या फोर्कलिफ्ट के चपेटे में आना है। तो ये सब चीजें आज हम लोग देखने का कोशिश करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। द कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट कैन बी एक्सप्लेन बाय द आइसबर्ग थ्योरी। जैसे आइसबर्ग थ्योरी में एक्सप्लेन किया हुआ है कि कोई भी एक्सीडेंट जो होता है वो टिप ऑफ आइसबर्ग होता है, और नीचे जो वाटर लेवल के नीचे जो चीजें होती है वो डैमेजिंग सबसे ज्यादा होती है। तो एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल हमारा ये दायित्व बनता है कि हम लोग इसके ऊपर ज्यादातर ध्यान दें, किसी का भी नुकसान ना हो। कंस्ट्रक्शन में यदि आपको जॉब मिलती है तो मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप अपने मन लगा के उसके ऊपर काम करें और किसी का भी जान का नुकसान ना हो, इसके लिए कोशिश करें। Direct cost of workplace injuries are also considered insured cost, which are covered by the worker compensation और इंश्योरेंस में ये सब चीजें कॉस्टिंग की पार्ट होती है। तो वो कैसे देखा जाता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट ये 10 टाइम्स मोर होती है डायरेक्ट कॉस्ट के तुलना में, बट उसका भी असेसमेंट एज अ सेफ्टी प्रोफेशनल हमको आना चाहिए। एडवांटेज ऑफ इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर मतलब इसके फायदे क्या होते हैं? तो इंटरस्टेट माइग्रेशन में जो होता है वो अवेलेबिलिटी होती है, वर्किंग के हिसाब से वो लोग फ्लेक्सिबल भी होते हैं, 12 घंटा करना है 16 घंटा करना है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि घर से बाहर है तो उसके ऊपर जिम्मेवारी भी होती है, और स्किल डाइवर्सिटी होती है जो माइग्रेंट करते हैं उनके ऊपर। बट इनके लिए डिसएडवांटेज ये भी होते हैं कि इनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, सोशल आइसोलेशन मतलब फैमिली से दूर रहना पड़ता है, इसकी वजह से ये थोड़ा इमोशनली ये होता है। दूसरा चीज डिसएडवांटेज ये होता है कि स्किल प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है। तो ये सब चीजें हम लोग आज के सैंपल एमसीक्यू के माध्यम से देखने का कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो प्रश्न आएगा, डैश 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 आर द प्रेजेंटली लीडिंग कॉजेस ऑफ कैटास्ट्रोफिक इंजुरीज डेथ इन कंस्ट्रक्शन। क्या क्या कैटास्ट्रोफिक इंजुरीज और डेथ इन कंस्ट्रक्शन होने की संभावना होती है, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया है। तो पहला ऑप्शन है नियर मिस, दूसरा ऑप्शन बी में जाएगा फॉल्स में है, और तीसरा ऑप्शन सी शॉप फ्लोर एक्टिविटी की वजह से डैमेज होता है, या डी इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमारा जवाब होना चाहिए बी फॉल्स। फॉल्स के लिए आपका अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा और वो हमको एग्जामिनेशन में लिखना है। दूसरा एमसीक्यू मतलब ये सवाल है कि डैश 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 आर द लीडिंग कॉजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर फैटेलिटीज। तो कौन कौन से लीडिंग कॉजेस है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर फैटेलिटीज होती है? तो पहला ऑप्शन है फॉल, दूसरा इलेक्ट्रोलक्शन, तीसरा है स्टक एंड कॉट मतलब किसी से टकराना है या फिर दो ऑब्जेक्ट के बीच में अटकना है, और डी ऑल ऑफ दीज। तो हमारा सवाल डी होना चाहिए, ऑल ऑफ दीज। तीसरा सवाल है फैटल 4 बाय ओशा आर, ये मतलब कौन कौन सी चार ओशा गाइडलाइन के हिसाब से फैटल एक्सीडेंट हो सकते हैं? तो पहला है ए फॉल, दूसरा बी है इलेक्ट्रोलक्शन, तीसरा है स्ट्रक एंड कॉट बिटवीन, और चौथा है डी
ऑल मतलब ये जितने भी कॉजेज दिए हुए हैं ये सब जानलेवा हो सकते हैं। तो हमारा जवाब डी ही होना चाहिए, क्योंकि ओशा की गाइडलाइन के हिसाब से ये तीनों चारों कॉजेज जो है वो फैटल एक्सीडेंट के कारण बनते हैं। उसके बाद फुल फॉर्म ओशा का क्या है, इसके बारे में चौथा ऑब्जेक्टिव सवाल आता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओशा। तो पहला ऑप्शन है ऑक्यूपेशनल सेफ हेल्थ एरिया, बी ऑप्शन है ऑक्यूपेशनल सेफ हेल्थ अवेयरनेस, सी ऑप्शन है ओरिजिनल सेफ हेल्थ एरिया, और डी है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमारा जवाब बी होना चाहिए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर। पांचवा सवाल इसकी कड़ी में अगला ये आता है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री गिव रेज टू वेरियस सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट अफेक्ट्स। कौन कौन से सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की वजह से रेज होते हैं, जो वर्कर के ऊपर दुष्परिणाम करते हैं। तो पहला ऑप्शन आता है ए वर्कर, बी एम्प्लॉयर, सी सोसाइटी, और चौथा ऑप्शन है डी ऑल। तो जो सोशियो इकोनॉमिक अफेक्ट्स होता है वो ऑल मतलब सभी के ऊपर होता है, इसलिए इसका ऑप्शन हमको डी रखना है। अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग छठे सवाल की तरफ। डैश 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 इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कॉजेस इंजुरीज डिसेबिलिटीज एंड फैटेलिटीज अमंग द वर्कर। क्या कारण होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इंजुरीज डिसेबिलिटी और फैटेलिटी होने का। तो पहला ऑप्शन ए है सिविरिटी है, बी रिस्क ज्यादा होती है, सी ऑप्शन है एक्सीडेंट होते हैं ज्यादा, या फिर डी ऑप्शन है इवेंट होते हैं ज्यादा। तो हमारा जवाब सी पे जाना चाहिए, एक्सीडेंट की वजह से कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज्यादातर कॉजेस ऑफ इंजुरीज एंड फैटेलिटीज होने की संभावना होती है। सातवें सवाल की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। डैश 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 ऑफ एक्सीडेंट कैन अफेक्ट इमोशनल ट्रॉमा, लॉस ऑफ लाइफ एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस। मतलब एक्सीडेंट की वजह से ये सब चीजें होती है। इमोशनल मतलब भावनात्मक दबाव बढ़ना होता है, जान का नुकसान होना होता है, और पैसों का दिक्कत भी क्रिएट होता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है ए एक्सीडेंट, बी वर्क प्लेस, सी ह्यूमन कॉस्ट, और डी नन ऑफ दिस। तो हमारा जवाब जो होना चाहिए वो ह्यूमन कॉस्ट। ह्यूमन कॉस्ट अगर कोई भी आदमी जाता है तो हमको इमोशनल ट्रॉमा भी होता है, उसका जान का नुकसान भी होता है, और फाइनेंशियल स्ट्रेस भी इसकी वजह से बढ़ता है। अभी आगे बढ़ते हैं आठवें सवाल की तरफ। एक्सीडेंट कैन लीड टू परमानेंट और टेम्पररी डिसेबलमेंट विच रिजल्ट इन डैश 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 करके दिया हुआ है। ऐसा सवाल एग्जामिनेशन में आने की संभावना होती है। तो नीचे चार ऑप्शन इसके रिलेटेड दिए हुए हैं। ए है लो प्रोडक्टिव एंड रिड्यूस वर्क फोर्स, बी ऑप्शन है हाई प्रोडक्टिविटी होती है इसकी वजह से, सी ऑप्शन है ह्यूमन एरर्स एक्सीडेंट के मतलब एक्सीडेंट का कॉज होते हैं, या डी एनफोर्समेंट मतलब जो गवर्नमेंट की बॉडीज है उनके दबाव की वजह से एक्सीडेंट कैन लीड टू परमानेंट और टेम्पररी डिसेबलमेंट। तो हमारा जवाब जो जाना चाहिए वो ए, एक्सीडेंट कैन लीड टू परमानेंट और टेम्पररी डिसेबलमेंट्स विच रिजल्ट इन लो प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस वर्क फोर्स। अगर हादसा होता है तो इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी घटती है, और लोगों के काम करने के मनोबल के ऊपर भी दुष्परिणाम होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नौवा सवाल है एक्सीडेंट रिक्वायर्ड अ मेडिकल ट्रीटमेंट विच कैन बी बर्डन ऑन। तो जो एक्सीडेंट की दुर्घटना जो होती है, दुर्घटना का दबाव किसके ऊपर आता है। तो पहला होता है इंक्रीज इन हेल्थ केयर, जहाँ हेल्थ केयर के ऊपर काम चलता है उसके ऊपर इसका दबाव आता है। दूसरा दबाव आता है बी ऑप्शन जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर। तीसरा ऑप्शन है इंडिविजुअल और एम्प्लॉयर बर्डन, इंडिविजुअल पे भी पड़ता है और एम्प्लॉयर पे भी पड़ता है। और डी ऑप्शन है ये इन सभी के ऊपर पड़ता है। तो हमारा जवाब होना चाहिए कि इन सब के ऊपर पड़ता है। डी ऑप्शन का जवाब आपको एग्जामिनेशन में लिखना है। 10 नंबर का सवाल है इंटरेस्टेड माइग्रेंट लेबर विलिंग टू वर्क चैलेंजेस इज डैश 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 इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो इंटरस्टेट माइग्रेंट जो दूसरे राज्यों से जो पब्लिक यहाँ पे आती है, तो उसका क्या फायदा होता है, क्या चैलेंजेस का बेनिफिट होता है। तो ये एडवांटेजेस मतलब पहला ऑप्शन है प्रोज है, दूसरा ऑप्शन है कॉन्स है, तीसरा प्रोडक्टिव है, या चौथा इफेक्टिव है। तो इसका जवाब हमको देना है प्रोज में, मतलब इसका एडवांटेज ही होता है इंटरस्टेट माइग्रेंट लेबर की वजह से। 11वां सवाल इस कड़ी में आगे हम लोग देखने वाले हैं कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल इज अ क्रूशियल डॉक्यूमेंट गिवन गिव्स आउटलाइन अबाउट डैश डैश डैश। तो पहला होता है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल कौन से साइट के ऊपर फॉलो करने हैं इसके बारे में वो बात करता है।
दूसरा होता है प्रोसीजर के बारे में बात करता है, तीसरा होता है गाइडलाइन के बारे में बात करता है, और चौथा होता है ऑल के बारे में। तो हमको जवाब जो देना है वो ऑल के बारे में ही बताना है, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंट जो है वो उतने ही इम्पोर्टेंट है जो सवाल में हमने डिस्कस किए हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने डिस्कस किए? सेफ्टी प्रोटोकॉल साइट के ऊपर फॉलो होनी चाहिए, प्रोसीजर जो वर्क प्रोसीजर है वो भी फॉलो होनी चाहिए, जो सेफ्टी गाइडलाइन है उनके बारे में भी बात होती है तो वो भी फॉलो होने चाहिए, और सेफ्टी है ये सब का डी ऑप्शन जो है ऑल, तो उसका जवाब हमको ऑल में ही देना है। तो 12वें सवाल की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ वर्कर कॉन्ट्रैक्टर विजिटर ऑन कंस्ट्रक्शन साइट इज डिस्क्राइब्ड इन, किसमें इसका डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ वर्कर एंड कॉन्ट्रैक्टर्स विजिटर्स, इसके बारे में किसमें इसका उल्लेख आता है? तो पहला ऑप्शन है ए प्रोटोकॉल में है, बी सेफ्टी मैनुअल में है, या सी रिकॉर्ड्स में है, या फिर डी प्लान में है। तो हमारा जवाब बी में जाना चाहिए, सेफ्टी मैनुअल में। ये ध्यान में रखिए, सेफ्टी मैनुअल पूरे साइट के बारे में डिस्क्रिप्टिव डिस्कस करता है, बिगिनिंग फ्रॉम पॉलिसी टू एंड डिपार्ट ऑफ द पब्लिक, यहाँ तक सेफ्टी मैनुअल के ऊपर सब डिस्कशन होता है। 13वें सवाल की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान कंपोज्ड ऑफ डैश 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 इन द इवेंट ऑफ इमरजेंसी एट कंस्ट्रक्शन साइट। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान का कैसे बनाया जाता है ऑन कंस्ट्रक्शन, इमरजेंसी अगर होता है तो पहला ऑप्शन है ए प्रोटोकॉल्स, बी प्रोसीजर, सी एक्शन, डी ऑल। तो हमारा जवाब डी होना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस प्लान में प्रोटोकॉल भी होते हैं, प्रोसीजर भी होती है, और सर्टन एक्शन भी लेने होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के हिसाब से ये सभी चीजें उसमें अंतर्भूत होती है। 14वें सवाल की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। रेगुलर डैश 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 शुड बी कंडक्टेड टू फैमिलराइज एवरीवन विथ इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, ये सबसे आसान सवाल है। पहला ऑप्शन है ए रिव्यू होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है बी ट्रेनिंग एंड ड्रिल उसके कंडक्ट होनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन सी प्लान होना चाहिए, डी ऑप्शन बोलता है पर्सोनेल होना चाहिए। तो हमारा जवाब जो है वो ट्रेनिंग एंड ड्रिल के बारे में जाना चाहिए, क्योंकि रेगुलर ट्रेनिंग और ड्रिल वहाँ पे कंडक्ट होगा तो सभी लोग ऑन साइट इमरजेंसी प्लान के बारे में फैमिलियर होंगे। 16वें सवाल की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान इज यूजफुल फॉर डैश डैश डैश। तो पहला ऑप्शन है एक्सीडेंट प्रिवेंशन के लिए वो यूजफुल है, बी मिनिमम डिस्ट्रप्शन के लिए यूजफुल है, सी बोलता है कि मेंटेन ट्रैफिक फ्लो एंड इन एंड अराउंड, मतलब उसका ट्रैफिक का मूवमेंट बराबर होता रहेगा, और उसके बारे में फिर जो प्रोटोकॉल है वो सब फॉलो होंगे, और डी ऑप्शन बोलता है ये सभी उसमें अंतर्भूत है। तो हमारा जवाब डी में होना चाहिए कि इसमें सभी चीजें अंतर्भूत है, कि एक्सीडेंट प्रिवेंट भी होता है, मिनिमम डिस्ट्रप्शन भी आता है, तीसरा मेंटेन ट्रैफिक फ्लो भी होता है, क्योंकि प्रोडक्टिव वर्क लॉस भी नहीं करना है। तो हमारा जवाब उसके हिसाब से जाना चाहिए। 17वें सवाल की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन डैश 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 विजुअली प्रेजेंट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स एंड टास्क इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन जो है उसके आगे विजुअली प्रेजेंट सीक्वेंस, मतलब कौन सी ऐसी चीज है कि उसको विजुअली रिप्रेजेंट करती है? तो पहला ऑप्शन है एक्टिविटी एंड फ्लो चार्ट, दूसरा ऑप्शन बी में जाता है डायग्राम में, तीसरा ऑप्शन सी है कि मेंटेनेंस में जाता है, डी नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा जवाब जो जाना चाहिए एक्टिविटी फ्लो चार्ट। काफी सारे कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने देखा होगा कि इसका फ्लो चार्ट लगा हुआ रहता है कि ये हफ्ते में एक्टिविटी प्लान क्या है, कौन सा प्लानिंग किस डेट पे परफॉर्म करना है, और उसके हिसाब से हमारा एक्टिविटी प्रोसीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसका मॉनिटरिंग होता है। उसके बाद 18वां सवाल बात करता है फुल फॉर्म ऑफ पीपीज। ये सबसे आसान सवाल है। पहला ऑप्शन है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, दूसरा ऑप्शन है पर्सनल पावर इक्विपमेंट, तीसरा ऑप्शन है प्रेजेंट पर्सन इक्विपमेंट, और चौथा ऑप्शन डी बोलता है नन ऑफ दिस। तो हमारा जवाब जाना चाहिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। जो हमारा अंतिम सोर्स ऑफ रिस्क रिडक्शन होता है, जो बैरियर होता है एक्सीडेंट और पर्सन के बीच में, वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। उसके बाद 19वां जो सवाल है वो बात करता है कि फुल फॉर्म ऑफ हीरा क्या है। तो पहला ऑप्शन है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट, दूसरा ऑप्शन बी बोलता है हजार्ड रिस्क एनालिसिस,
तीसरा ऑप्शन है हजार्ड इंटेंस रिस्क एनालिसिस, और चौथा ऑप्शन डी बोलता है इनमें से कुछ भी नहीं, नन ऑफ दिस। तो हमारा जवाब जाना चाहिए हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। जो साइट के ऊपर हर एक्टिविटी के बारे में बात करती है, उसका असेसमेंट करना होता है, रिस्क आइडेंटिफाई करनी होती है, और रिस्क आइडेंटिफाई करने के बाद हमारे साइट के ऊपर उसके प्रिकॉशनरी मेजर क्या लिए है और फर्दर प्रिकॉशनरी मेजर क्या लेना है, इसके बारे में ये सवाल बात करता है। 20वें सवाल की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल कंटेंट्स। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के मैनुअल में क्या क्या कंटेंट होना चाहिए? तो सबसे पहला ऑप्शन ए बोलता है कि सेफ्टी गोल होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। बी बोलता है प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। सी बोलता है रिस्क असेसमेंट भी होना चाहिए। और डी बोलता है सभी होने चाहिए। तो इसका जवाब सभी होने चाहिए, डी ऑप्शन है। ये हमको ध्यान में रखना है। मैनुअल में मैंने जैसे बिगिनिंग में आपको बोला था कि मैनुअल में सभी चीजें डिस्क्राइब रहती है, कंस्ट्रक्शन साइट के लेआउट से लेके, बिगिनिंग से लेके उसके कंप्लीशन तक, वहां से पूरा जो डेब्रीज है वो हटाने तक पूरा मैनुअल, कैसे डिस्पोज ऑफ करना है वहां तक सब चीजें मैनुअल उसके बारे में बात करता है। 21वें सवाल की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ट्रेनिंग क्यों जरूरी है इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट? तो रिक्वायरमेंट किसकी होती है? तो वर्कर की होनी चाहिए, ए ऑप्शन बोलता है। बी बोलता है सुपरवाइजर की होनी चाहिए। सी बोलता है विजिटर की होनी चाहिए। और डी बोलता है सबकी होनी चाहिए, ऑल की होनी चाहिए। तो इसका जवाब डी, ऑल ही आना चाहिए। जब भी सवाल ऐसा अगर आता है एग्जामिनेशन में, तो आपको ऑल जवाब देना है। 22वें सवाल की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन वर्क साइट मेजरमेंट मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग डैश 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 इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट। कंस्ट्रक्शन वर्क साइट मेजर्स फॉर कंट्रोलिंग, क्या कंट्रोल करता है कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर? तो पहला ऑप्शन ए बात करता है हजार्डस एरिया। बी बात करता है ट्रैफिक कंट्रोल। सी बात करता है साइनेजेस। और डी बात करता है ऑल, मतलब ये सभी चीजें होनी चाहिए साइट मेजर्स के ऊपर। तो हमारा जवाब ऑल ही होना चाहिए, जो साइट के ऊपर क्या कंट्रोल मेजर्स लेने हैं उसके बारे में। 23वें सवाल की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। कंस्ट्रक्शन सेफ्टी प्लान ऑप्टेंस, सॉरी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी प्लान कंटेंट्स, क्या कंटेंट होना चाहिए? तो जैसे पहले ये रिपीट में आया हुआ है कि सेफ्टी गोल होने चाहिए, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन वर्क साइट में रिस्क असेसमेंट होना चाहिए, और डी ऑल, मतलब ये सब चीजें होनी चाहिए। तो ये सब चीजें हमारे आज के एपिसोड में हमने कंसिडर करने का कोशिश किया हुआ है। 29वां सवाल बात करता है कि कंस्ट्रक्शन सेफ्टी इमरजेंसी प्लान डिजाइन सेफ्टी एंड वेल बीइंग ऑफ ड्यूरिंग अनएक्सपेक्टेड हजार्ड सिचुएशन। इमरजेंसी प्लान जो है उसके डिजाइन करते टाइम कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करने होते हैं? तो वर्कर कंसिडर करने होते हैं, विजिटर्स करने होते हैं, पब्लिक करने होती है, या फिर सब करना होता है? ए फॉर वर्कर, बी फॉर विजिटर, सी फॉर पब्लिक, डी फॉर ऑल। तो हमारा जवाब डी फॉर ऑल के लिए जाना चाहिए। 30वां सवाल के ऊपर अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि इमरजेंसी प्लान कंटेन इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। इमरजेंसी प्लान में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन कौन कौन सी चीजों का आता है? पहला ऑप्शन ए लोकल इमरजेंसी सर्विस का आता है। बी मेडिकल फैसिलिटी का आता है। सी की पर्सोनल कॉन्टैक्ट नंबर आता है। और डी ऑल का आता है। तो हमारा जवाब ऑल के लिए जाना चाहिए। ये सभी नंबर हमको साइट के ऊपर रिक्वायरमेंट होती है। इमरजेंसी कम्युनिकेशन हेल्पफुल फॉर टू अलर्ट डैश डैश डैश। किसको अलर्ट करने के लिए इमरजेंसी कम्युनिकेशन हेल्पफुल होता है? तो पहला ऑप्शन आता है ए वर्कर के लिए, बी सब कॉन्ट्रैक्टर के लिए, सी स्टेक होल्डर के लिए, डी ऑल के लिए। तो ये कम्युनिकेशन माध्यम जो है इमरजेंसी में, ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो इसका कम्युनिकेशन सबको जाना चाहिए, इसके लिए हमारा जवाब ऑल ही होना चाहिए। 33वें सवाल की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। इवैक्यूएशन प्लान इंक्लूड डैश 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 एंड प्रोसीजर फॉर सेफ इवैक्यूएशन ड्यूरिंग इमरजेंसी एट कंस्ट्रक्शन साइट। मतलब इवैक्यूएशन प्लान में क्या इंक्लूड होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन बात करता है रिस्क के बारे में, ए। बी बात करता है असेंबली पॉइंट। सी बात करता है हजार्ड्स। डी बात करता है नन ऑफ दिस। तो हमारा जवाब असेंबली पॉइंट के बारे में होना चाहिए। इवैक्यूएशन प्लान में असेंबली पॉइंट का होना अनिवार्य होता है कि हमको कहाँ इकट्ठा होना है। 34वें सवाल की तरफ अभी हम लोग बढ़ रहे हैं। इवैक्यूएशन प्लान इंक्लूड, इवैक्यूएशन प्लान में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? ए फॉर इंडिविजुअल, बी फॉर डिसेबल्ड, सी फॉर असेंबली पॉइंट, डी फॉर ऑल। तो इसका जवाब ऑल में ही जाएगा।
35वां जो सवाल है, डैश 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 विजुअली रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ टास्क एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। तो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी फ्लो चार्ट, जैसे हमने पहले इसके बारे में बात किया है, तो ये सब चीजें हैं। बेनिफिट्स ऑफ हीरा एक सवाल है कि हीरा के बेनिफिट क्या होता है। तो पहला ऑप्शन बात करता है सेफ्टी अप्रोच एंड इंक्रीज अवेयरनेस। बी ऑप्शन बात करता है इम्प्रूव्ड सेफ्टी एंड प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्लानिंग में भी हीरा का रोल अहम होता है। सी बात करता है कंप्लायंस विद रेगुलेशन, रेगुलेशन का कंप्लायंस भी अनिवार्य होता है। और डी बात करता है ये सभी, डी ऑल। तो हमारा जवाब ऑल में ही जाना चाहिए। 40वें सवाल की तरफ हम लोग बात अभी बढ़ रहे हैं। डैश 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 इज द सिस्टमैटिक टूल used by the construction company to track and manage the safety training provided by the employees and worker। तो इसमें सिस्टमैटिक टूल कौन सा इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्शन वर्कर की ट्रेनिंग के लिए। तो पहला ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ट्रेनिंग मैट्रिक्स, दूसरा ऑप्शन है टूल बॉक्स टॉक, तीसरा ऑप्शन है प्रोजेक्ट, चौथा ऑप्शन बात करता है नन ऑफ दिस। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है ए कंस्ट्रक्शन सेफ्टी ट्रेनिंग मैट्रिक्स, इसके ऊपर बात होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। फुल फॉर्म ऑफ CLRA क्या होता है। CLRA मतलब कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट 1970। बी बात करता है कॉन्ट्रैक्ट फैक्ट्री एक्ट, सी बात करता है BOCW एक्ट, डी बात करता है नन ऑफ दिस। तो हमारा जवाब जो होना चाहिए वो ए ऑप्शन के ऊपर बात करना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन ब्रैकेट रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970। अभी 44वां जो सवाल है उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। CLRA दैट रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एंड प्रोवाइड देयर वर्किंग कंडीशन, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हमारा जवाब ट्रू में जाना चाहिए। उसके बाद 45 सवाल है स्टेप्स इन्वॉल्व इन रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक लाइसेंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट एज फॉलोज। तो कौन कौन से स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो ए ऑप्शन बात करता है एलिजिबिलिटी एंड चेक के बारे में, बी बात करता है डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बारे में, सी बात करता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स एंड सबमिशन के बारे में, और डी बात करता है ऑल, मतलब जितने भी ऑप्शन है वो सभी के लिए ये स्टेप्स इन्वॉल्व है। तो हमारा जवाब जाना चाहिए ऑल के लिए। उसके बाद 46 सवाल है द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट इज अप्लीकेबल, कितने लेवल तक कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट अप्लीकेबल है। तो पहला ऑप्शन है 20 और मोर लेबर वर्किंग इन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ। दूसरा ऑप्शन बी है 10 और मोर लेबर वर्किंग ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ। तीसरा सी ऑप्शन है 30 और मोर लेबर वर्किंग ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ। डी बोलता है कि इनमें से कोई भी नहीं, नन ऑफ दिस। तो हमारा जवाब जाना चाहिए 20 और मोर लेबर वर्किंग ऑन एनी डे प्रीसीडिंग 12 मंथ। उसके बाद 47 का जो सवाल है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो सबसे पहला ए ऑप्शन बात करता है आइडेंटिटी एंड एड्रेस प्रूफ ऑफ एम्प्लॉयर और एस्टेब्लिशमेंट। बी ऑप्शन बात करता है सर्टिफिकेट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। सी बात करता है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर ऑन इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द अथॉरिटीज। और डी बात करता है ऑल ऑफ अबोव। तो ये सभी डॉक्यूमेंट लगते हैं, इसलिए हमारा जवाब ऑल ऑफ अबोव होना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं लास्ट सवाल की तरफ। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर वेरिफिकेशन अंडर कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, तो इसका ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। होप सो फ्रेंड्स, मैंने आपका जो MCQ है मल्टीपल ऑप्शन क्वेश्चंस जो है, मैंने उसका विवरण अच्छे से देने का कोशिश किया है। आप ये कोशिश करना कि जब आप एग्जामिनेशन में जाए या ट्रैवलिंग में रहे या फिर आपको जहाँ कहीं मौका मिले, तो ये YouTube के ऊपर आप जरूर इसके बारे में सुने, इसके बारे में डिस्कस करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका मतलब है शॉर्ट सवाल हमने दे दिया है, जवाब दे दिया है, तो हमको सब चीज़ें आ गई, ऐसा ये धारणा में मत रहिए। क्योंकि जैसे मैंने बिगिनिंग में लेक्चर में आपको बोला हुआ है कि ये जो जॉब है ये हम लोग अब किसी की जान बचाने के लिए करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कस करें एक दूसरे के साथ, और एग्जामिनेशन से जाने से पहले एक बार इसको रिव्यू जरूर करें। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, अच्छे से एग्जामिनेशन देना, आपको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और जाने से पहले अंतिम रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को आप अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करो,
सब्सक्राइब करो और शेयर भी करो, सो दैट जितने भी अपने एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी के स्टूडेंट है जो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी के प्रोजेक्ट के ऊपर डिस्कस करना चाहते हैं, तो वो लोगों तक हमारा वीडियो पहुंचना चाहिए, जिसमें आपकी सहायता की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।